हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी उषम चैनल पे। आज हम 7th क्लास का पार्ट नंबर 6 का जो हमारा अगला पार्ट है चेदियों का आगमन। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम मौर्य साम्राज्य और सातवाहन के बारे में पढ़ चुके हैं, जो आपको इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें आपको मिल जाएगा, और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चेदियों का आगमन। अब हम थोड़ा पीछे लौटते हैं। क्या आपको पिछले अध्याय में वर्णित कलिंग युद्ध का स्मरण है? मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत चेदी वंश के अधीन कलिंग एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था उसके बाद में जो राजवंश उभरा वो कौन सा था आपका? ये था आपका कलिंग। ठीक है, चेदी वंश जो था ये आपके मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था। खारवेल इस वंश के प्रमुख राजा थे। आपसे पूछा कि खारवेल किस वंश के राजा थे, तो खारवेल आपके इस जो चेदी वंश था इसके प्रमुख राजा थे। वे जैन दर्शन के अनुयायी थे और उन्हें कभी कभी भिक्षु राजा कहा जाता था। भिक्षु राजा किसे कहा जाता था? तो भिक्षु राजा खारवेल को कहा जाता था। यद्यपि वे सभी मतों के प्रति सम्मान भाव रखते थे, भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी उड़गिरी गुफाएं, जो संभवतः जैन मुनियों के लिए बनाई गई थी, सुसज्जित चित्रपटों, प्रतिमाओं तथा पत्थरों को काटकर बनाए गए बड़े कक्षों से युक्त हैं और शिल्पकारों की अद्भुत कुशलता को प्रदर्शित करती हैं। ये गुफाएं अपनी रचना और कलात्मकता के कारण शैलकृत स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनती हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। ठीक है, उदयगिरी की एक गुफा में हाथी गुम्फा अभिलेख उत्कीर्ण है। ठीक है, तो यानी कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो कहाँ पर है? वो उदयगिरी की एक गुफा में हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यानी कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसकी लिपि कौन सी है? वो है आपकी ब्राह्मी लिपि में उसको लिखा गया है। यह अभिलेख राजा खारवेल के विजय सैन्य अभियानों से लेकर जनकल्याण हेतु किए गए पूर्ण कार्यों तक की प्रतिवर्ष की उपलब्धियों का वर्णन करता है। यानी कि आपसे ये पूछे कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें किसका वर्णन किया गया है, तो उसमें राजा खारवेल ने जितने भी विजय प्राप्त करी थी, ठीक है, उन सबका उसमें वर्णन लिखा गया है। खारवेल ने 100 प्रदेशों से मुनियों एवं ऋषियों की परिषद की स्थापना की। ठीक है, यानी कि मुनियों और ऋषियों की परिषद की स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी खारवेल ने। गौरवपूर्ण उल्लेख किया है तथा स्वयं को असामान्य सद्गुणों से युक्त सर्व मतों का सम्मान करता और समस्त देवालयों का पुनरुद्धार घोषित किया है। एक बार पुनः हम पाते हैं कि एक नरेश सभी दर्शनों एवं मतों को संरक्षण प्रदान करने में गौरव का अनुभव करता था। यह वही आधारभूत तत्व है जिसे हम भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि कह सकते हैं। दक्षिण में साम्राज्य और जन जीवन। भारत भूमि के दक्षिणी भाग में दूसरी या तीसरी शताब्दी सामान्य शताब्दी पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी सामान्य शताब्दी तक का कालखंड तीन महान शक्तिशाली राजवंश के उत्कर्ष का साक्षी रहा, चोर, चेल और पांडे। ठीक है, यानी कि जो तीन महाशक्तिशाली थी वो कौन थी? चोर, चेल और पांडे। कब से कब तक? तीसरी शताब्दी से लेके, ठीक है, तीसरी शताब्दी में ये तीन ही महान, तीसरी शताब्दी और तीन ही शक्तियां थी, चोर, चेल और पांडे। ये वंश आपसी प्रतिद्वंदता के साथ साथ व्यापार एवं संस्कृति की उन्नति में भी योगदान देते रहे। हमें स्मरण है कि सम्राट अशोक का साम्राज्य सुदूर दक्षिण तक नहीं पहुंचा था, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने शिलालेखों में किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये राज्य मौर्य साम्राज्य के जन्मोत्कर्ष के समय भी स्वतंत्र रहे। यानी कि जब मौर्य साम्राज्य का पूरा चरम पर था तो उस टाइम पे भी ये चोर, चिल और पांडे तीनों ही जो राज्य थे ये पूरे स्वतंत्र रहे थे। यद्यपि खारवेल ने यह दावा किया था कि उन्होंने दक्षिण भारतीय राजाओं के एक महासंघ को पराजित किया जो उनकी सीमाओं के लिए संकट थे, परंतु इस युद्ध का स्थान ज्ञात नहीं है और यह स्पष्ट भी नहीं है कि उन्होंने दक्षिण क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ठीक है, यानी कहा जाता है कि जो खारवेल थे दक्षिण के एक क्षेत्र पर आक्रमण किया था, लेकिन उसका हमें कहीं पर भी कोई भी स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है। ठीक है, उस काल में अनेक महान कवियों का प्रादुर्भाव हुआ,
जिनकी रचनाएं संगम साहित्य में संग्रहित है। इसी कारण इस संपूर्ण युग को संगम युग कहा जाता है। संगम युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कुछ रचनाएं की गई थी और जिनका जो वर्णन है वो संगम साहित्य में है। ठीक है, इसलिए इसको संगम युग भी कहा जाता है। ठीक है, संगम शब्द संस्कृत के संघ से उत्पन्न है, यानी कि संगम शब्द है वो किससे उत्पन्न है? वो संस्कृत के संघ से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है समिति या एकत्र होना। ठीक है, यानी संगम शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है समिति या एकत्र होना। ठीक, इस संदर्भ में यहाँ इसका तात्पर्य कवियों की सभाओं से है। संगम साहित्य दक्षिण भारत का प्राचीनतम साहित्य है। ठीक है, यानी कि जो संगम साहित्य है वो भारत के कौन से भाग का है? वो दक्षिणी भारत का प्राचीनतम साहित्य है, जिसमें विभिन्न काव्य संग्रहों का समावेश है। ये रचनाएं तत्कालीन युग की समाज व्यवस्था और संस्कृति के अध्ययन में इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। मुख्यतः संगम काव्य में अत्यंत कुशल एवं सरल भाषा शैली में व्यक्तिगत भावनाएं जैसे प्रेम तथा सामूहिक मूल्य जैसे वीरता उदारता अभिव्यक्त किए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चोल वंश। संगम साहित्य में 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक, चोल, चेर और पांड्य। इनमें चोल एक शक्तिशाली राजवंश था। ठीक है, यानी देखिए जो संगम साहित्य है, संगम साहित्य में 3 राजाओं का वर्णन मिलता है, क्या? चोर, चेल और पांड्य। ठीक है, और इनमें से जो सबसे शक्तिशाली था वो था चोल राजवंश, जिसने 30वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी सामान्य शताब्दी तक दक्षिण भारत के विविध भागों पर शासन किया। चोल नरेश करिकाल के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने चेर और पांड्य की संयुक्त सेना को पराजित कर अपनी सर्वोच्चता स्थापित की थी। ठीक है, यानी कि जो करिकाल था वो किसका था? वो चोल नरेश था। ठीक है, और उसने क्या, उसके बारे में क्या कहा जाता है कि उसने जो चोर और पांड्य थे इनकी संयुक्त सेना को पराजित करके अपनी सर्वोच्चता इन्होंने स्थापित करी थी। राजा करिकाल ने जनहित के लिए अनेक परियोजनाएं प्रारंभ की। उन परियोजनाओं में सबसे प्रसिद्ध है कलनई या ग्रैंड एनीकट। यह एक संश्लिष्ट जल वितरण प्रणाली है। यह कावेरी नदी के श्रीरंग द्वीप से नीचे की ओर भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा कावेरी नदी के जल को केंद्रीय एवं दक्षिण कावेरी डेल्टा क्षेत्रों की ओर मोड़ा गया है, जिससे अधिकाधिक कृषि भूमि बन सकी। इस कारण यह क्षेत्र दक्षिण का अन्न भंडार कहलाता है। ठीक है, यानी कि देखिए जो कावेरी नदी है उसके द्वारा जिस एरिया को सींचा जाता है, दक्षिण का जिस क्षेत्र को इस नदी के द्वारा, कावेरी नदी के द्वारा सींचा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अन्न भंडार। ठीक है, दक्षिण का अन्न भंडार। समय के साथ कई बार इसका जीर्णोद्धार होता रहा और यह आज भी प्रयोग में है। यह प्रणाली तमिलनाडु के लाखों लोगों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराकर कृषि को सुदृढ़ करती है। हम बात करते हैं चेर राजवंश। चेरों को केरल पुत्र भी कहा जाता था, यानी कि केरल पुत्र किसको कहा जाता था? जो चेर थे उनको केरलम पुत्र भी कहा जाता था। उन्होंने तमिलनाडु और केरल के पश्चिमी भागों पर शासन किया। उनकी राजधानी वज्जी थी। ठीक है, यानी कि चेरों की राजधानी क्या थी? तो वो थी वज्जी, जो वर्तमान तमिलनाडु का करूर नगर है। उन्होंने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तमिल साहित्य के विकास को प्रोत्साहन दिया तथा संगम कवियों को आश्रय प्रदान किया। चेर शासक रोमन साम्राज्य और पश्चिम एशिया के साथ अपने विस्तृत व्यापारिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध थे। चेर शासक किस लिए प्रसिद्ध थे? यानी कि जो रोमन साम्राज्य था वो और पश्चिम एशिया के साथ, ठीक है, उनका जो व्यापार होता था उसके उन संबंधों के कारण वे ज्यादा प्रसिद्ध थे। वे भारत से मसाले, लकड़ी, हाथी दांत और मोती जैसी वस्तुओं का निर्यात करते थे, जिससे यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार का केंद्र बन गया। वैश्विक व्यापार का क्षेत्र कौन बना था? तो वो था जो चेर साम्राज्य था वो वैश्विक व्यापार का केंद्र बन गया था। ठीक है, चेर राजाओं ने अपने शासनकाल में अनेक सिक्के निर्गत किए। क्या आप यहाँ दिए गए किसी एक सिक्के पर चेर राजवंश का राज चिन्ह देख पा रहे हैं? देखो ये चेर राजाओं के सिक्के जो चेर राजाओं ने, तो इसमें देखो आप देख सकते हो इसको, देखो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो ये
है। ये चित्र आप देखिए एक तरह का हाथी जैसा नहीं बन रहा है, और ये पे इस तरीके से, ठीक है। देखिए आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे पांड्य वंश का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और आप कमेंट करके ही बता सकते हैं कि आपको ये चैप्टर पॉइंट वाइज समझ में आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।